अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एज अ ड्रामेटिस्ट डिस्कस करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आउटलाइन भी मेंशन की है ताकि आप इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को कवर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ ड्रामेटिस्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक ट्रांजिशनल ड्रामेटिस्ट कंसीडर क्यों किया जाता है। नेक्स्ट हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिनकी वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को फादर ऑफ थिएटर ऑफ आइडियाज कंसीडर किया जाता है। जीबी शॉ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रॉब्लम प्लेस को डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेस की क्वालिटीज और उनके यूनिक राइटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की क्वालिटीज को एज अ सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट डिस्कस करेंगे। शॉ की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें स्टायर, ह्यूमर और विट को यूज किया जाता है। और लास्ट में उनके प्लेस में यूज होने वाले प्रोमिनेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अगर जीबी शॉ के प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक सैटिरिस्ट, सोशलिस्ट, क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट, एंटी रोमांटिक राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा वो मॉडर्न ड्रामा के फादर हेनरिक इब्सन और उनके साथ साथ फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल मार्क्स और चार्ल्स डिकन्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। यानी कि इन सारे राइटर से इंस्पायर या इम्प्रेस होकर उन्होंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया था। उन्होंने ईयर 1925 में लिटरेचर के लिए एक नोबेल प्राइज भी जीता था। अब हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कैरियर की बिगनिंग को डिस्कस करेंगे जिनमें उन्होंने नॉवेलिस्ट के तौर पर अपना रोल प्ले किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने कैरियर को नॉवल राइटिंग से स्टार्ट किया था। उन्होंने राइटर के तौर पर जब अपने 4 नॉवेल्स को पब्लिश करवाया था तो उन नॉवेल्स में उन्हें सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा था। इस लिस्ट में सबसे पहले इमेच्योरिटी नॉवल आता है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फर्स्ट नॉवल था और इस नॉवल को ईयर 1931 में पब्लिश करवाया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नॉवल द इरेशनल नोट को सीरीज फॉर्म में 1885 में पब्लिश करवाया गया था, जबकि इस नॉवल को कंप्लीट बुक की फॉर्म में ईयर 1905 में पब्लिश करवाया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लव अमंग द आर्टिस्ट के नाम से भी एक नॉवल लिखा था जिसे ईयर 1887 में सीरीज की फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था और फाइनली इस नॉवल को ईयर 1900 में एक कंप्लीट बुक की फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लास्ट नॉवल कैशियन बैरन्स प्रोफेशन था। इस नॉवल को सीरीज की फॉर्म में ईयर 1885 जबकि एक कंप्लीट बुक की फॉर्म में ईयर 1886 में पब्लिश करवाया गया था और बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले को एडिट और रिवाइज करके दोबारा पब्लिश करवाया था, मगर इन सारे नॉवेल्स में से कोई भी नॉवल फेमस नहीं हुआ था। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को यह समझ आना शुरू हो गया कि उसकी राइटिंग का कोई और ही पर्पस है, जिसको सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करने के लिए नॉवल एक बेस्ट मीडियम नहीं है। वो सोसाइटी की वाइसेस और हिपोक्रेसीज को हाईलाइट करना चाहते थे, जिसके लिए ड्रामा ही बेस्ट मीडियम था। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी राइटिंग के ऑनर को नॉवल से ड्रामा में चेंज कर लिया और आज उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट कंसीडर किया जाता है। हियर द नेक्स्ट हेडिंग इज रोल ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ ट्रांजिशनल ड्रामेटिस्ट। जीबी शॉ को इंग्लिश ड्रामा का रिकंस्ट्रक्टर माना जाता है और इसके अलावा उन्हें ट्रांजिशनल ड्रामेटिस्ट भी कंसीडर किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांजिशन मीन्स चेंज और ट्रांजिशनल ड्रामेटिस्ट ऐसे ड्रामेटिस्ट को कहा जाता है जो कि ड्रामा लिखने की ट्रेडिशन को चेंज करता है। जीबी शॉ ने इंग्लिश ड्रामा की ओल्ड ट्रेडिशन को डिस्कार्ड किया था और इसके साथ साथ उनके ड्रामास उन ईयर्स में पब्लिश हुए थे जिनमें अभी अभी विक्टोरियन एरा और एलिजाबेथन ड्रामा का खात्मा हुआ था। एलिजाबेथन ड्रामा को खत्म करके मॉडर्न ड्रामा ने अपनी जगह ले ली थी। जिस टाइम में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नॉवेल्स को छोड़कर ड्रामास को लिखना शुरू किया था उस टाइम में आर्ट फॉर आर्ट सेक अपनी पीक पर था। आर्ट for art's sake was coined in the early 19th century by the French philosopher Victor Cousin in 1818. Art for art's sake is a phrase that expresses the belief of aestheticism, while aestheticism is an approach that believes that the art needs no justification and it serves no political and moral end. Art for art's sake को अर्ली 19th century में एक फ्रेंच फिलोसोफर विक्टर कजन ने 1818 में कॉइंड किया था। आर्ट फॉर आर्ट से एक ऐसी फ्रेज है जिसमें एस्थेटिसिज्म के आइडियाज पर बिलीव किया जाता है, जबकि एस्थेटिसिज्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें इस आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है कि आर्ट को किसी भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती और आर्ट कोई भी पॉलिटिकल या सोशल मैसेज प्रेजेंट नहीं करती। आर्ट का सिर्फ यही पर्पस होता है कि वो ऑडियंस को प्लेयर दे। जैसा कि ये फ्रेज ही ये इंडिकेट करती है कि आर्ट को आर्ट के लिए ही क्रिएट किया जाता है, जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्ट फॉर आर्ट सेक को छोड़कर आर्ट फॉर लाइफ सेक को फेवर देते हैं, क्योंकि उनका स्लोगन आर्ट की बजाय लाइफ पर बेस करता है। ही सेज
फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल लाइन। अगर मुझे अपने ड्रामा को सिर्फ आर्ट की खातिर लिखना है तो मैं एक भी लाइन नहीं लिखूंगा, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने आप को अपनी एज यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड के टीचर कंसीडर करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए स्टेज स्कूल या चर्च का रोल प्ले करता है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस को स्टेज पर परफॉर्म करवाते हुए सोसाइटी को एजुकेशन और एनलाइटनमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। द नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले ऑफ आइडियाज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को थिएटर ऑफ आइडियाज का फादर कंसीडर किया जाता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज विच इज आल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल ड्रामा और प्रॉब्लम प्ले इज अ genre of theater that places a strong emphasis on exploring intellectual, philosophical and moral ideas through dramatic storytelling। ड्रामा ऑफ आइडियाज को इंटेलेक्चुअल ड्रामा और प्रॉब्लम प्ले का नाम भी दिया जाता है, जैसा कि ड्रामा ऑफ आइडियाज का नाम ही ये रेफर करता है कि इस ड्रामा में एक्शन से ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर आइडिया पर फोकस किया जाता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज थिएटर का वो जॉनर है जिसमें किसी भी मॉरल, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल आइडियाज पर एम्फोसाइज किया जाता है और ऐसे ड्रामेटिक टेक्निक्स को यूज किया जाता है जो कि स्टोरी टेलिंग को फेवर देती हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को प्ले ऑफ आइडियाज के फादर और पायोनियर कंसीडर किया जाता है। शॉ ने ड्रामा ऑफ डिस्कशन और आइडियाज को इन्वेंट किया था, जिसमें वो कंटेम्प्रेरी सोशल और मॉरल प्रॉब्लम्स को कॉमिक और आयरॉनिक टोन्स के साथ साथ पैराडॉक्सिस के साथ भी कंबाइन करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वो सोसाइटी की हिपोक्रेसीज और वाइसेस को हाईलाइट करने के लिए कॉमेडी और स्टाइल के टूल को यूज करते हैं। उसके प्लेस में यूज होने वाले कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर आइडियाज और स्पेसिफिक सोशल इंस्टीट्यूशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस में यूज होने वाले कैरेक्टर्स को अपना माउथ पीस बनाकर प्रेजेंट करते हैं ताकि वो ऑडियंस के सामने सोसाइटी की बिटर रियलिटी को एक्सपोज कर सके। किसी भी ड्रामेटिस्ट की फेम और अचीवमेंट में उसके प्लेस में यूज होने वाले डायलॉग्स मेजर रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फेम में भी उनके डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है। जीबी शॉ के प्लेस में उनके डायलॉग्स और आइडियाज को ही बेस्ट एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, जिसे वो किसी भी सोसाइटी की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैपिटलिज्म इन विच द बुर्जुआजी क्लास सप्रेसिस द प्रोलेटेरिएट क्लास, जिसे लिटरेरी थियरी में मार्क्सिज्म का नाम दिया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक मार्क्सिस्ट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के साइड इफेक्ट्स को भी ऑडियंस के सामने रिवील करते हैं और इसके अलावा वो ऑडियंस को ये भी दिखाते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाता है, जो कि रियलिज्म की कैटेगरी में फॉल करती है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक रियलिस्टिक राइटर कंसीडर किया जाता है और मॉडर्न ड्रामा में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक राइटिंग पर फोकस किया जाता है। सोसाइटी में इक्वलिटी फॉर वुमन यानी कि फेमिनिज्म भी बहुत बड़ा इशू है और इस प्रॉब्लम को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने फेमस प्ले पिग्मेलियन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसे हमने रिसेंटली कवर किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग लेडी थी और उन्होंने ही जीबी शॉ को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। जीबी शॉ अपनी मदर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इसी वजह से फेमिनिज्म पर ज्यादा फोकस करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर एज अ ड्रामेटिस्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने उनके किसी भी पर्टिकुलर प्ले पर फोकस करने की बजाय सारे प्लेस पर डिस्कशन करनी है। और अगर आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट इन मैन एंड सुपरमैन या पिग्मेलियन आएगा तो आपने उसी पर्टिकुलर प्ले में जीबी शॉ के राइटिंग स्टाइल, मेजर थीम्स, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन और मेजर मोटिव को कवर करना है। और इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस में हस्बैंड और वाइफ के कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरे मॉडर्न ड्रामेटिस्ट की तरह उनके ड्रामास में भी नैरेटिव स्टाइल को फॉलो किया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस में लॉन्ग नरेशन और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑडियंस के साथ साथ जो रीडर्स प्ले को प्रैक्टिकली परफॉर्म होता हुआ नहीं देख पाते, उन्हें प्ले को पढ़ने के साथ साथ ही उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उस प्ले में जिस आइडिया या मैसेज को प्रेजेंट किया गया हो रीडर्स उसे इजीली कंप्रीहेंड कर पाएं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेइंग, द क्वालिटी ऑफ अ प्ले इज द क्वालिटी ऑफ इट्स आइडियाज, यानी कि किसी भी प्ले की क्वालिटी उस प्ले में प्रेजेंट किए जाने वाले आइडियाज या मैसेज की क्वालिटी होती है। अगर किसी प्ले में अच्छे आइडियाज को प्रेजेंट किया गया है तो डेफिनेटली वो प्ले भी अच्छा होगा। जीबी शॉ अपने प्लेस के साथ इंट्रोडक्टरी एसेस को अटैच करते हुए प्रीफेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ना सिर्फ प्ले बल्कि प्ले में यूज होने वाले थीम्स को भी डिस्कस किया जाता है। आगे हम जीबी शॉ के प्लेस की चीफ क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। जीबी शॉ के ज्यादातर प्लेस को विक्टोरियन इरा यानी कि एलिजाबेथन ड्रामा के खत्म होने और मॉडर्न इरा के स्टार्ट में पब्लिश करवाया गया था। इसके अलावा जीबी शॉ ड्रामा
ड्रामा को लिखने के ट्रेडिशनल आइडियाज में भी चेंज लेकर आए थे और इसी वजह से उन्हें एक मॉडर्न ड्रामाटिस्ट और उनके प्लेस को मॉडर्न ड्रामा कंसीडर किया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मेजर प्लेस में मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन, आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन और मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन शामिल हैं। मैन एंड सुपरमैन को 1902, पिगमेलियन को ईयर 1912, आर्म्स एंड द मैन को 1898, सेंट जॉन को 1923 जबकि मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन को 1898 में पब्लिश करवाया गया था। अगर उनके प्लेस की चीफ क्वालिटीज को डिस्कस किया जाए तो उनके प्लेस में थीम्स को डाइवर्स वे में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि प्ले में थीम्स को डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स एक्शन या मॉडर्न ड्रामा में पाए जाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जीबी शॉ के प्लेस में नहीं पाए जाते। जीबी शॉ अपने प्लेस में कॉमिक, विटी और इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स को यूज करते हैं। उनके प्लेस के थ्रू सोशल और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज को रिवील किया जाता है, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को रिफॉर्म करना और सोसाइटी में बेहतरी लाना है। वो स्टाइल को एक टूल के तौर पर यूज करते हैं ताकि सोसाइटी की वाइसेस को एक्सपोज कर सके। वो ऐसे कॉमिक सीन्स को प्रेजेंट करते हैं जिससे लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। वो बहुत सीरियस आइडियाज को भी लाइट मैनर में एक्सप्रेस करने की पावर रखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस्टीन सेज अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडियाज who used the stage as a platform to explore the big questions of life and society. शॉ आइडियाज को प्रेजेंट करने वाला ड्रामेटिस्ट है जो कि थिएटर के स्टेज को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है ताकि लाइफ और सोसाइटी के बिग क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर सके। आगे हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्लेस के थ्रू रियल लाइफ और लाइफ लाइक कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। उनके प्लेस में यूज होने वाले कैरेक्टर्स की नेचर ज्यादातर पैराडॉक्सिकल होती है। वो अपने प्लेस में ज्यादातर कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं और उनके कैरेक्टर्स के ओरिजिन को ऑडियंस के सामने क्लियरली प्रेजेंट किया जाता है। जीबी शॉ बड़ा सोच समझकर अपने प्ले के किसी भी कैरेक्टर को नाम देते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि नाम भी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा असर छोड़ता है। वो अपने प्लेस में यूज होने वाले कैरेक्टर्स की फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्टेट को भी डिस्क्राइब करते हैं जिससे उनके कैरेक्टर और रोल को अंडरस्टैंड करना और ज्यादा आसान हो जाता है। वो अपने प्लेस में औरत को बहादुर और हिम्मत वाली दिखाता है जबकि मेल कैरेक्टर्स के अंदर विल पावर की कमी महसूस की जाती है। जीबी शॉ के प्लेस के अंदर रिच और पुअर कैरेक्टर्स के दरमियान कंट्रास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम प्लेस. Problem play is a type of drama that developed in the 19th century to deal with the controversial social issues in a realistic manner, to expose social ills, vices and hypocrisies. प्रॉब्लम प्ले ड्रामा की एक ऐसी टाइप है जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। प्रॉब्लम प्लेस में कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज को रियलिस्टिक मैनर में डील किया जाता है और इसका पर्पस सोसाइटी की इल्स, वाइसेस और हिपोक्रेसीज को एक्सपोज करना होता है। जीबी शॉ ने प्रॉब्लम प्लेस को इस वजह से लिखना शुरू किया था क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ऑडियंस के सामने प्रोमिनेंट करना चाहते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिखे गए मेजर प्रॉब्लम प्लेस में द फ्लेंडर, विडोअर्स हाउस, कैंडिडा, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेसर, मेजर बारबरा, द डॉक्टर्स डिलेमा और मैन एंड सुपरमैन शामिल हैं। द फ्लेंडर को ईयर 1893, विडोअर्स हाउस को 1892, कैंडिडा को 1895, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन को 1902, मेजर बारबरा को 1905, द डॉक्टर्स डिलेमा को 1906 और मैन एंड सुपरमैन को ईयर 1905 में पब्लिश करवाया गया था। अब हम उनके वर्क्स में यूज होने वाले मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वर्क्स में यूज होने वाले मेजर थीम्स में लैंग्वेज एंड स्पीच, सोशल मैनर्स, वॉर, फेमिनिज्म, अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस, रिलीजन एंड मोडालिटी, मैरिज एंड रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी शामिल हैं। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेस में सबसे ज्यादा लैंग्वेज एंड स्पीच पर फोकस किया जाता है। वो सोसाइटी में पाई जाने वाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करते हैं। उनका ड्रामेटिस्ट बनने के पीछे मेजर पर्पस यही था कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे और वो अपने इस मकसद में तब कामयाब हुए थे जब उन्होंने अपने यॉनर को नॉवल से शिफ्ट करके ड्रामा में चेंज कर लिया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग video lecture. Till then, Allah Hafiz.